हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके जो सीटेट में सब्जेक्ट पूछा जाता है ईवीएस का, तो उससे रिलेटेड आज हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रखे हैं, जो कि आप सभी को पता है कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम जो है सर पे आ चुके हैं। बहुत ही कम समय बचा है, जबकि पहले फेज़ के जो एग्ज़ाम है वो आपके 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी के फेज़ के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके जनवरी में होंगे, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, तो इन सभी को आज हम कवर करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन आपके ईवीएस से रिलेटेड होंगे और 15 क्वेश्चन आपके जो है वो सीडीपी से रिलेटेड होंगे। तो आज के सेशन में कोई भी साथी क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा। इसी के साथ जितने भी नए साथी चैनल पे आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो सभी आप तक पहुँचती रहें, है ना। तो इसी के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। अब आपको बताना है कि क्या चीज़ लेकर के आए थे। विकल्प दे रखे हैं बंद गोभी, मटर, टमाटर या फिर भिंडी। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा सी वाला, यानी कि टमाटर जो था वो दक्षिण अमेरिका से आया था। इसी के साथ और क्या आई थी, तो माफ़ कीजिएगा, जो आपकी मिर्ची थी वो भी आपके दक्षिण अमेरिका से ही आई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते आ रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसा का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि कांसे के बारे में सबसे अच्छा विकल्प क्या हो जाएगा। विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर। कांसा जो है वो एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा जो है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, या फिर आयरन और सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। डी कह रहा है कि कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। सभी साथी आंसर करेंगे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ करके। ठीक है, कोई भी जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा। आप में से कई लोग जो है वो जल्दी में आंसर करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा डी वाला, यानी कि जो आपका कांसा होता है ये कॉपर और जो टिन की मिश्र धातु है इससे बना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर आपके कुछ फेस्टिवल्स दे रखे हैं विकल्प में, और आपको बताना है कि वो ऐसे कौन से फेस्टिवल का समूह है जो कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, दिवाली, होली और शिवरात्रि, होली, गुरु नानक जन्मदिन और मकर संक्रांति। सी कह रहा है कि दिवाली, होली और रक्षाबंधन, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जन्मदिन। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बहुत ही अच्छे से। ठीक है, सभी आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जितने भी नए साथी आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, और साथ में क्लास को लाइक करके शेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि जो है वो और भी साथी आपके साथ जुड़ें। तो देखिए, यहाँ पर बात किसकी की जा रही थी, पूर्णिमा की। तो पूर्णिमा के दिन आपके कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो ये आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसी के साथ आपकी होली भी मनाई जाती है, और जो गुरु नानक का जन्मदिन है ये भी पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी वाला। अगर हम बात करते हैं दिवाली कब होती है, तो दिवाली की जो तिथि होती है वो होती है अमावस्या को। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हो सकता है इस बार आपसे पूर्णिमा ना दे करके अमावस्या के बारे में पूछ ले, तो अमावस्या के दिन आपकी दिवाली भी मनाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप के द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, प्रयोग करना, अनुमान लगाना, संप्रेषण या फिर वर्गीकरण। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करिएगा। देखिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कितने की बात हो रही, कितने में अगर कोई क्वांटिटी दी होती एग्जैक्ट तो हम चीज़ों को बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कितने दानों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इस क्रियाकलाप में किस कौशल का विकास हुआ है, तो ये हुआ है अनुमान लगाना, यानी कि गैस करना। तो
तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हमारे देश के किसी एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझा होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। और आपको बताना है कि ऐसा कहाँ पर होता है, यानी कि किस राज्य में ऐसी खेती की जाती है। विकल्प दे रखे हैं छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख या फिर मिजोरम। आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी वाला, यानी कि मिजोरम में जो है वो खेती है वो जंगलों की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझा होती है, बल्कि कोई अलग अलग फैमिली अपनी अलग लेकर के नहीं करती है ना। इसी के साथ मिजोरम के बारे में और हमें क्या ध्यान रख लेना है कि मिजोरम के अंदर ही आपकी झूम खेती भी होती है ना। क्या ध्यान रखना है, झूम खेती जो है वो मिजोरम की होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में ईवीएस द्वारा पसंद किया जाएगा। विकल्प दे रखे हैं चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन या फिर पाठ्य का स्पष्ट सारांश। सभी लोग आंसर करेंगे। इसी के साथ एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि जो है वो और भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ें, ठीक है। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा इसका आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए वाला, यानी कि चित्रकला और जो शिल्पकला है ये ईवीएस की ईवीएस जो होता है सब्जेक्ट उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है किस चीज़ का। कह रहा है कि परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का, वर्णन करने का या फिर प्रश्न पूछने का। अब सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बनेगा, कह रहा है कि परिभाषा सीखने का। तो परिभाषा तो कभी नहीं बच्चे को सिखानी, आप लोगों को पता भी है। इसी के साथ कह रहा है कि अवधारणाओं का कथन देने का, तो अवधारणाओं का कथन देने का भी कोई मतलब नहीं है। सी कह रहा है कि वर्णन करने का, वर्णन भी नहीं करना है। डी कह रहा है कि प्रश्न पूछने का, तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है। पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है उसके अंदर जब तक बच्चे टीचर से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक उन्हें किसी भी चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा, ना ही वो किसी चीज़ के बारे में जान पाएंगे, है ना। तो विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये डी वाला बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि, कह रहा है परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करना, वैसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें, या फिर विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें। तो इसका सिंपल सा आंसर हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है। यानी बच्चे को सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना है बल्कि उसे बाहर के परिवेश से भी जोड़ करके सिखाना है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, इसका सी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली किस पर आधारित है। विकल्प दे रखे हैं वास्तविक लोग व उनके अनुभव, वास्तविक चित्र, वास्तविक स्थान या फिर वास्तविक घटनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, ये बनेगा सी वाला, यानी कि वास्तविक स्थान। जो आपका चैप्टर नंबर 23 है पोचमपल्ली, ये वास्तविक स्थान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, संरचनात्मक कार्यपत्रक, असंरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, या फिर छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। सभी लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तभी आंसर करेंगे, कोई भी साथी गलत आंसर नहीं देगा, ठीक है। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और साथ में लाइक भी करना है क्लास को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, संरचनात्मक कार्यपत्रक, बिल्कुल। असंरचनात्मक कार्यपत्रक का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं उठता है। सी कह रहा है कि भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश देना, बिल्कुल ये बात भी सही है।
छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना, तो ये भी सही है। आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए, सी और डी वाला, यानी कि विकल्प चौथा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतः संबंधित है, किस लिए? कह रहा है कि ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईवीएस का विषय जो है वो एक आधारित है। बी कह रहा है कि ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप, ऐसा कभी भी नहीं है, ईवीएस का कोई अनुशासन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है कि ईवीएस का एकल विषय स्वरूप, तो ईवीएस एकल विषय तो है नहीं, बल्कि उसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, जैसे कि आपकी ज्योग्राफी हो गई, इसी के साथ आपकी साइंस हो गई, है ना। डी क्या कह रहा है कि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप, तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही दे रखी है यहाँ पर कि ईवीएस की जो प्रकृति है वो एकीकृत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नाग गुम्फन डिजाइन किस राज्य की चित्रकारी है? विकल्प दे रखे हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर गलत नहीं देगा, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए वाला, यानी कि जो नाग गुम्फन डिज़ाइन है ये आपकी वस्त्रों पर की जाती है। ये कहाँ पर की जाती है, तो ये की जाती है महाराष्ट्र में। देखिए अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एनसीईआरटी के बारे में क्या दे रखा है कि महाराष्ट्र में ही आपका जो सहजन के फूलों की सब्जी होती है ये वहाँ के लोगों को बहुत ही पसंद है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इससे जो है वो आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आप सभी को पता है कि वहाँ पर जो आम पापड़ है जिसे मामिडी तांड्रा कहा जाता है वहाँ की भाषा में, तो वो जो है काफ़ी फेमस है वहाँ का। साथ ही उसको बनाने में समय कितना लगता है, तो उसे बनाने में 28 डेज़ का टाइम लगता है। इसी के साथ और बात करते हैं आंध्र प्रदेश में क्या है, तो आंध्र प्रदेश की ही आपकी जो कलमकारी चित्रकारी है वो भी आपकी आंध्र प्रदेश की ही फेमस है ना। तो ये जितनी भी बातें हैं आपको ये सभी ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? विकल्प क्या दे रखे हैं, मॉडल, पाठ्यपुस्तक, चार्ट या फिर किस्से और कहानियाँ। अब सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है वो ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं ना, तो इसलिए किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे प्रभावशाली संसाधन पूछा गया था, यानी कि ईवीएस में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मायने रखती है बच्चों को सिखाने के लिए और सीखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा मायने रखती है वो है आपकी किस्से और कहानियाँ। मतलब जब आप बच्चे को कोई किस्सा बताते हैं या फिर कोई कहानी सुनाते हैं उन्हें, तो बच्चे क्या करते हैं, उन कहानियों के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो ये बात जो है वो एकदम सही दे रखी है। मॉडल आपका कभी भी किसी काम नहीं आता है, बल्कि ये साइंस में यूज़ करते हैं। पाठ्यपुस्तक से लेकर के कभी भी बच्चे को नहीं चलना है, बल्कि उन्हें बाहरी जीवन से भी जोड़ के चीज़ों को सिखाना है। चार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, चार्ट अगर बच्चा बना लाएगा तो उससे कुछ सीखने को थोड़ी ना पाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान जो हैं वो पत्थर और लकड़ी के बनते हैं। अब आपको बताना है कि किस राज्य में बनते हैं। विकल्प दे रखे हैं केरला, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा बी वाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश। देखिए अगर हम बात करते हैं केरल के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है कि केरल में आपका वल्लम नाव का प्रयोग होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि यातायात के रूप में यूज़ किया जाता है। इसी के साथ वहाँ के बच्चे जो है वो स्कूल आने जाने के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। और क्या याद रखना है, केरल में ही आपकी जो फेरी नाव होती है वो भी आपकी यातायात के लिए यूज़ की जाती है। इसी के साथ केरल में आपका टैपियोका पाया जाता है। बात करते हैं अगर हम टैपियोका को और किस नाम से जानते हैं, तो टैपियोका का जो और नाम है वो है कसावा और कप्पा, जो कि बना किससे होता है, तो ये बना होता है साबूदाने से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने माइंड में एकदम सेट कर लेनी है अच्छी तरह से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई को, यानी जो आपके चाचा होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा। वो भी मलयालम लैंग्वेज में बात हो रही है यहाँ पर।
विकल्प क्या दे रखे हैं, चाचा कहेंगे, कुंजम्मा कहेंगे, चितपन कहेंगे या फिर अचन कहेंगे। अब सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा को क्या कहते हैं। तो देखिए चाचा तो कहते नहीं हैं। बी कह रहा है कुंजम्मा, तो कुंजम्मा तो चाची को बोलेंगे, है ना, तो ये आपकी होंगी नहीं। और क्या दे रखा है सी में, चितपन, तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर एकदम सही दे रखी है, यानी कि पिता के जो छोटे भाई होंगे उन्हें मलयालम में चितपन कहा जाता है। बात करते हैं अचन किसे कहा जाता है, तो अचन होता है मलयालम लैंग्वेज में पिता को कहा जाता है। किसको कहते हैं, पिताजी को। तो आपको ये तीनों जो है वो बहुत अच्छे से याद करने हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं माँ की जो सिस्टर होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें वलीयम्मा कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं माँ की माँ को क्या कहते हैं, तो माँ की जो माँ होती है उन्हें क्या कहते हैं, अमूमा कहा जाता है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये सारे रिलेशन जो है वो आपका सीटेट जो है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है ना, तो आपको रिलेशन भी जितने भी मलयालम में दिए गए हैं वो सभी आपको अच्छे से याद करने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा ईवीएस के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अब आगे से यहाँ पर से आपके सीडीपी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि 15 क्वेश्चन होंगे। उन सभी क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ के आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है। यह कहते हुए तान्या ने उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, है ना। तो अब आपको ये बताना है जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है। ठीक है, अगर जिसने भी कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ रखी होगी उसे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा। देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दे रखे हैं, आदान प्रदान परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, डी कह रहा है कि आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अपना थोड़ा सा भी लॉजिक लगा लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे आप सभी लोग, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए वाला यानी कि आदान प्रदान। देखिए यहाँ पर उसने बोला भी ऐसा है कि आज मैं अपना लंच लाना भूल गई हूँ, तो आज तुम जो है वो अपना लंच मेरे साथ शेयर करो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला, यानी कि एक दूसरे को दिया जा रहा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, फ्राइड के वर्गीकरण के अनुसार किस चरण को बच्चे के यौन विकास का तीसरा चरण माना जाता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, पिकनिक, नाट्य या फिर गोलकाय जिन्हें कहा जाता है। बी कह रहा है कि मौखिक, अस्थिर, लैंगिक या फिर गुदाजन्य। अब सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा सी, लैंगिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें सहायक नहीं होते हैं। हमें फोकस किस पे करना है, नहीं पर। विकल्प क्या दे रखे, अनुदेशात्मक सामग्री के चयन में, मूल्यांकन उपकरणों को तैयार करने में, अधिगम अनुभवों के निर्माण में, बच्चे के विकास को समझने में। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन गलत होगा, बाकी के सारे सही होंगे। अब आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है वो क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मूल्यांकन उपकरणों को तैयार करने में। तो जब आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो उसमें उपकरण तैयार करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बी वाला बनेगा, यही सहायक नहीं होगा, बाकी के सारे ये हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। विकल्प क्या दे रखे हैं, थॉर्नडाइक, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा या फिर बीएफ स्किनर। और आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है ना। तो पहले तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसके मनोवैज्ञानिक कौन है। तो इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है लेव वाइगोत्स्की, मतलब कि विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 क्या कह रहा है, व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर निकाल के कि इसका आंसर क्या निकलेगा।
कह रहा है कि जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है कि जब विवादास्पद विषयों को पढ़ाना हो, जरूरी नहीं है कि आप जब विवाद वाले विषयों को पढ़ाएंगे तभी वो सर्वाधिक विधि उपयुक्त होगी, ऐसा तो है नहीं। सी कह रहा है कि अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में, तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर एकदम सही दे रखी है। डी कह रहा है कि उपद्रवी कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, तो जब उपद्रवी कक्षा होगी तो वो कहाँ से उसके अंदर व्याख्यान विधि काम करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, बच्चे तो अपना अलग ही शोर मचाएंगे। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, इसका सी वाला बनेगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास अधिगम का समानार्थक है। सभी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी वाला, यानी कि जो आपके लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने क्या कहा था कि जो आपकी विकास की प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो उससे पीछे रह जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, दर्शन और शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है कि शिक्षा जो है वो दर्शन का गतिशील पक्ष है, शिक्षा सैद्धांतिक है और दर्शन व्यवहारिक है, दर्शन शिक्षा का उद्देश्य प्रदान करता है। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के तभी आंसर करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही क्या हो जाएगा। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे ताकि जो है वो और भी लोग आपके साथ जुड़े। आप लोग कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हैं ना, कभी भी आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते, बहुत ही गलत बात है आप लोगों की ये। तो देखिए इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो क्या बनेगा, कह रहे हैं कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। बी कह रहा है कि शिक्षा सैद्धांतिक है और दर्शन व्यवहारिक है, तो यही हमारा देखिए यहाँ पर गलत दे रखा है, तो आंसर भी हमारा यही बनेगा। सी कह रहा है कि दर्शन शिक्षा का उद्देश्य प्रदान करता है, बिल्कुल। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, बी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। क्या आप उसे समावेशन कहेंगे, या फिर मुख्य धारा से जोड़ेंगे, या फिर उनके अंदर विभेद करेंगे, या फिर उन्हें समाजीकरण से जोड़ेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बहुत ही ईजी आंसर होगा, बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है ना। अब सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी वाला, यानी कि समाजीकरण। तो आप सभी को पता है कि हमें समाज से ही हमारे आदत या फिर जो हमारे कौशल होते हैं, उनके मूल्य होते हैं, और जो हमें अभिप्रेरणा यानी कि जो भी हमें सीख मिलती है, ये सभी हमें समाज के द्वारा ही मिलती है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा फिर, समाजीकरण। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, एज अ टीचर आप मान लीजिए कि अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं जो कि गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। मैंने आपको एक बार और बताया था कि जहाँ पर सर्वाधिक दिया होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन हमें उसमें से एक सबसे अच्छा विकल्प चुनना होता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या बन जाएगा। कह रहा है कि बच्चे को अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। बी कह रहा है कि बुद्धि स्तर निम्न है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों का अगर बौद्धिक स्तर निम्न होगा तो कोई बात ही नहीं बनेगी, वो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। सी कह रहा है कि बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। तो देखिए अगर बच्चे कोई भी चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं सीखने को, तो ज़रूरी नहीं है कि वे क्लास में अनुशासन को नहीं मानेंगे, है ना। तो ये भी बात गलत हो जाएगी यहाँ पर। डी कह रहा है कि बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप क्या करेंगे, अपनी शिक्षण विधियों की बदलाव करेंगे,
अगर आपको बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाना है तो आप तमाम तरह की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उनका प्रयोग करेंगे कि बच्चे को किस शिक्षण विधि से समझ में आ रहा है, किससे नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा सही, वो बन जाएगा डी वाला। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। सृजनात्मक एक है, कह रहा है कि सामवेगिक संपन्नता है, शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात किसकी की गई थी, सृजनात्मक की। तो सृजनात्मकता आपकी किससे संबंधित है, तो ये आपकी मानसिक क्षमता से संबंधित है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, एक छोटा बच्चा एक नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है जो उसके द्वारा पूर्व की तरह एक जैसी स्थिति में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर होती है या किससे संबंधित होगी। कह रहा है कि लर्निंग की विधि पर यानी कि सीखने की विधि पर, सीखने की प्रक्रिया का कानून का दृष्टिकोण, सीखने की सादृश्यता का नियम या फिर सीखने के प्रभाव का नियम। अब सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला बनेगा, यानी कि सीखने की सादृश्यता का नियम। मतलब कि एक बच्चा है जिसने अपनी एक नई स्थिति आने पर एक प्रतिक्रिया दी है जो उसने कभी पहले की होगी, तो वही प्रतिक्रिया उसने उसी सिचुएशन में सेम कर दी है। तो इसी आधार से आपसे पूछ रहा था कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो उसने जो पूर्व में किया था वही उसने इस टाइम पे भी किया है, तो ये कहीं ना कहीं समान हो गया, यानी कि सादृश्य हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, सीखने की सादृश्यता का नियम। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, किस छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से सबसे अच्छा तरीका है। आपको प्राइमरी लेवल पे सोचना है, यानी कि 1 to 5 के बच्चों के अकॉर्डिंग। कह रहा है कहानी कहने की विधि, महंगी और चमकदार समर्थन सामग्री, विकलांगता के अनुकूल शिक्षण विधियों की एक किस्म या फिर असमान और दिलचस्प पाठ्य पुस्तकें। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई थी, 1 to 5 क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको लेकर के बात की गई है। कह रहा है कहानी कहने की विधि। तो देखिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी ईवीएस की अगर क्लास होगी तो उसके अंदर हो सकता है कहीं ना कहीं विकलांग बालक भी होगा और आपके जो नॉर्मल चाइल्ड होंगे वो भी होंगे, तो सभी को साथ में लेकर के चलना है। तो उसी हिसाब से हमें आंसर भी अपना करना पड़ेगा। तो कह रहा है यहाँ पर कहानी कहने की विधि, तो ज़रूरी नहीं है अगर आप कहानी कहेंगे तो आपके विकलांग बालक भी समझेंगे और आपके सामान्य वर्ग के बालक भी समझेंगे। बी कह रहा है कि महंगी और चमकदार समर्थन सामग्री। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जब आप कोई महंगी महंगी चीज़ें लेके आएंगे या कोई बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें होंगी जो बच्चों को अपने ओर अट्रैक्ट करेंगी, तो उन चीज़ों से आप सबसे अच्छा सिखा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी क्या कह रहा है कि विकलांगता के अनुकूल शिक्षण विधियों की एक किस्म। तो बिल्कुल ये देखिए बात यहाँ पर एकदम सही दे रखी, यानी कि छात्र को सीखने की जब आप कठिनाइयों को दूर करेंगे तो वो उनकी विकलांगता क्या यहाँ पर अक्षमता के अनुकूल शिक्षण विधियों की एक किस्म की बात की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अक्षमता कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये सी वाला बन जाएगा। ठीक है। डी कह रहा है कि असमान और दिलचस्प पाठ्य पुस्तक है। आप सभी को पता है पाठ्य पुस्तक से बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा और ना ही कोई जो समान चीज़ें होंगी उनसे भी कुछ नहीं सीख पाएगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका सी वाला बन जाएगा, यानी कि अक्षमता, यानी कि जिनके अंदर क्षमता नहीं है या है तो उन सभी को शिक्षण विधियों की एक किस्म के अनुकूल ही आप पढ़ाएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि मूल्यांकन को एक और उपयोगी और दिलचस्प प्रक्रिया बनाने के लिए किसी को सावधान रहना चाहिए, किस लिए। कह रहा है कि प्रतिक्रिया देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग करना। आप सभी को पता है कभी भी बच्चे को तकनीकी भाषा का प्रयोग करके कुछ नहीं सिखाना है, क्योंकि बच्चा छोटा है। तकनीकी भाषा को यानी कि जो मशीनी लैंग्वेज होती है वो उसे कभी भी नहीं समझ पाएगा। तो ये देखिए हमारा आंसर बनेगा नहीं। बी कह रहा है कि छात्रों के बीच तुलना करना। आप सभी को पता है बच्चे के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ों को लेकर के तुलना नहीं करनी है कि तुम ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हो, तुम कम पढ़ने में अच्छे हो, तुम अमीर घर के बच्चे हो, तुम गरीब घर के बच्चे हो। तो कभी भी बच्चे को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ना ही उसे सीखने सिखाने के ऊपर, ना ही उसके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, है ना। तो ये भी आंसर हमारा नहीं बनेगा।
सी कह रहा है कि छात्रों के शिक्षण के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करके स्कॉलास्टिक सीमाओं के पार। तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही दे रखी है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ही गायब हो गया, तो इसको कर लीजिए सरकारी ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी तो होने से रहा ना, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा सी वाला। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय साधन है। अद्वितीय का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा साधन है, मतलब कि वो यूनिक बच्चा है ना। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमें यहाँ पर आंसर देना है अपना। कह रहा है कि शिक्षार्थियों के पास कोई सामान्य गुण नहीं है और ना ही वे सामान्य लक्ष्य साझा करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बी कह रहा है कि विषम वर्ग में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। ऐसा भी नहीं है। सी कह रहा है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं हैं। तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर एकदम सही दे रखी। मान लीजिए अगर आपके दो स्टूडेंट्स हैं और वे अपनी क्षमताओं और जो उनकी प्रतिभा है वो उसमें कभी भी समान नहीं होंगे। जो यूनिक बालक होगा, यानी कि जो यूनिक बच्चा होगा, उसके अंदर कुछ अलग ही चीज़ें दिखाई देंगी आपको, और जो थोड़ा सा उससे कम होगा उसके अंदर कुछ अलग ही लक्षण दिखाई देंगे, है ना। तो इन चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि यूनिक चाइल्ड कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, इसका सी वाला बनेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि सिद्धांत के रूप में रचनावादी क्या है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की जा रही है। तो कह रहा है विकल्प में याद के माध्यम से सूचना और परीक्षण को याद रखने पर जोर देता है। बी कह रहा है कि दुनिया के अपने दृष्टिकोण के निर्माण में सीखने की भूमिका पर जोर देता है। सी कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका प्रमुख भूमिका पर जोर देता है, या फिर नकल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए यहाँ पर सिद्धांत के रूप में रचनावादी की बात की जा रही है। आप सभी को पता है कि जो नन्हे बच्चे होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, वो बहुत ही रचनावादी होते हैं, वो किसी भी चीज़ को जल्दी सीखने के प्रति बहुत ही जल्दी उत्सुक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बातें होंगी वो कैसी होंगी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि याद के माध्यम से सूचना परीक्षण को याद रखने पर जोर देता है। आप सभी को पता है सूचना और जो परीक्षण होंगे हमें उन पर कभी भी रखने पर जोर नहीं देना, है ना। तो ये हमारा आंसर तो बनेगा नहीं। बी कह रहा है कि दुनिया के अपने दृष्टिकोण के निर्माता में सीखने की भूमिका पर जोर देता है। ये बात बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर जोर देता है। तो देखिए यहाँ पर रचनावादी की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर शिक्षक की बात हो रही है। तो शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर जोर देने की कोई बात नहीं की गई, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। डी कह रहा है कि नकल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना। अगर आप बच्चे को नकल करना सिखाएंगे तो वो कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, बल्कि उसे नकल पर कभी भी ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं कहना हमें, बल्कि उससे दूर रखना है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बी वाला बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लिया करिए, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि इस चैनल पे जितनी भी आपके आने वाली वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप जो है वो क्लास से बने रहें, है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।